हाय एवरीवन, माय नेम इज अंशुल गुप्ता। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज का एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्टाफिंग। इस वीडियो के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी से कवर करके चलेंगे। पूरा एक ओवरव्यू हम इसका ले लेंगे एनसीईआरटी से, ताकि आपको ये चैप्टर रिवाइज करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। ठीक है, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? देखो, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग करने के बाद और ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद, यानी कि हमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें चूज करना है, इन 2 स्टेप्स के बाद अगला स्टेप जो मेरे पास आता है दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। स्टाफिंग मीन्स पुटिंग पीपल टू द जॉब्स। ठीक है, सही जॉब पे सही इंसान को रखना, उसे हम स्टाफिंग बोलते हैं। पुटिंग द राइट पीपल टू द राइट जॉब। ठीक है, स्टाफिंग फंक्शन क्या करता है? फिलिंग एंड कीपिंग द फिल्ड positions in the organization structure। filling and keeping filled the positions, जो भी positions हैं organization structure में उसे fill करना और वो filled ही रहें, ये एक रोल होता है स्टाफिंग का। ठीक है, और बाकी स्टाफिंग के अंदर और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, इसके बहुत सारी चीजें इंक्लूड इसके अंदर होती हैं, वो हम आगे अभी कवर कर लेंगे। ऑलराइट, अभी देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या है। स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? स्टाफिंग हेल्प्स फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। सही जॉब पे सही इंसान को स्टाफिंग ही बिठाता है। ठीक है, ऑलराइट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके ह्यूमन रिसोर्सेज उसके सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं। ठीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे काम जो है वो सारा ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं करना है। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, जो इंप्लॉयज हैं, वही लोग सारा काम करके आपका चलते हैं। तो वो लोग कितने केपेबल हैं, कितने एफिशिएंट हैं, तो उन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की के लिए। बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग से बेनिफिट्स क्या होंगे ऑर्गेनाइजेशन को? फर्स्ट थिंग इज इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग द कॉम्पिटेंट पर्सोनल। देखो, पर्सोनल का मतलब होता है आपके एम्प्लॉयज, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, पर्सोनल को आप पर्सन भी आप इसको समझ सकते हैं कि जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, उन्हें डिस्कवर करने में ये मदद करता है। हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। देखो, अगर सही जॉब पे सही इंसान बैठा है तो परफॉर्मेंस अच्छी आएगी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की। ऐसा ना हो मतलब कहीं पर इस क्वालिफिकेशन के जॉब का मतलब इस क्वालिफिकेशन का कोई बंदा रिक्वायर्ड है और वहां पे हम दूसरी क्वालिफिकेशन का अगर कोई बंदा रख दें। ठीक है, सपोज कोई बैंक का मैनेजर है, तो या तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर एमबीए हो तो ही अच्छा लगता है। अगर हम किसी इंजीनियर को बैंक का वो बना देंगे मैनेजर, जिसको डेबिट क्रेडिट की अकाउंटिंग की कोई नॉलेज ही नहीं है, तो फिर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ पाएगी। इंजीनियर की जगह इंजीनियर का काम अच्छा लगता है, और जहां पर सीए का या फिर एमबीए का जो काम है वहां पर वो लोग अच्छे लगते हैं। ठीक है, ऑल राइट, आगे चलते हैं। इंश्योर्स द कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, नॉर्मल सा पॉइंट है ये। नेक्स्ट, इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ है, जो उसके एम्प्लॉयज हैं, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी कि उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन भी स्टाफिंग ही करवाता है। इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। देखो, एम्प्लॉयज का जो है रेगुलर असेसमेंट किया जाता है, और मतलब उनको जैसे जो भी एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह के रिवॉर्ड्स मिलते हैं, स्टार ऑफ द मंथ या स्टार ऑफ द ईयर, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर। तो ये एक तरह से एम्प्लॉयज का मोरल बूस्ट करने के लिए और उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है, ताकि और एम्प्लॉयज को भी लगे कि हमें भी ये अवार्ड चाहिए और हम भी अच्छे से काम करके चलेंगे। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट इज स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग क्या रोल निभाता है, इसमें हम वो कवर करेंगे। द स्टाफिंग फंक्शन डील्स विद द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। द स्टाफिंग फंक्शन डील्स विद द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। देखो, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे उनकी नीड्स को, कैसे उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है, कैसे उन्हें मोटिवेट करना है, वो सारी चीजें स्टाफिंग करके चलता है। ठीक है, कैसे होता है ये सारा काम? पहली चीज है इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो स्टाफिंग जैसे जो कि एक मैनेजर को डील करना होता है। ठीक है, इसमें से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन में नया एम्प्लॉय आया तो उसे इंट्रोड्यूस करना ऑर्गेनाइजेशन से, उसकी ट्रेनिंग कराना, इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस, डेवलपिंग देयर abilities, maintaining their morale and protecting their health। ठीक है, तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वहां पर एक मैनेजर होता है,
और वो एक मैनेजर ही सारी मतलब इन सब चीज़ों का ध्यान रख के चलता है। सपोज एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, 5, 7 या 10 लोग उसमें काम करते हैं, तो एक मैनेजर है वही नए एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस करा देगा। भाई हैं कितने, 10 एम्प्लॉयज़ तो हैं, तो कोई नया बंदा आया 11वां बंदा, उसको सबसे वो मिलवा देगा, उसकी ट्रेनिंग करानी है, उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करनी है, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें वो एक मैनेजर ही कर लेगा, ठीक है। बट एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज, जैसे जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है, सपोज वहां पर आज 10 नहीं बल्कि 1000 लोग काम कर रहे हैं, 10,000 लोग काम कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इसको आप HR भी इसको लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। HR मीन्स ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। HR डिपार्टमेंट एक अलग से बना दिया जाता है जिसके अंदर स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि लोगों को मैनेज करते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है लोगों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत सारी ड्यूटीज आती हैं। अभी ड्यूटीज क्या है, एक बार इनको देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो है एनालाइजिंग जॉब्स, ठीक है। जो भी आपको सपोज जो भी आपके पास जॉब रोल जो आपके पास खाली है, जो आप फिल करना चाहते हो, तो आप उसे एनालाइज करेंगे कि भाई किस तरह का हमें आदमी चाहिए, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, कि भाई जो आप जिस बंदे को एम्प्लॉय करेंगे तो उसको बताना भी पड़ेगा ना कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये आपको काम करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में आके। तो उसको पूरा एक एनालिसिस लेना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। रिक्वायरमेंट का आपने पूरा एक एनालिसिस ले लिया। उसके बाद अगला स्टेप है रिक्रूटमेंट, ढूंढना क्वालिफाइड लोगों को। सपोज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आप लोग ढूंढ रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि हमें कहाँ पर, हमें कौन सी प्रोफेशनल बॉडी से कनेक्ट करके हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिल सकते हैं। तो उस चीज़ों से आप सर्च करोगे क्वालिफाइड लोगों के लिए। फिर डेवलपिंग कॉम्पनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, क्या कॉम्पनसेशन देनी है उस बंदे को। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है आपका सैलरी हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, सब चीज़ों को मिला के कॉम्पनसेशन बोलते हैं। क्या क्या कॉम्पनसेशन, क्या इंसेंटिव आपको देने हैं, कैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करानी है उनकी, लेबर रिलेशंस कैसे मेंटेन करने हैं, हैंडलिंग कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस, उसका आपको क्या करना है, एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी कैसे देनी है, डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स, उसका भी हम लोग देख के चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एवोल्यूशन ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब कि शुरू में क्या चीज आई, फिर क्या रिक्वायरमेंट आई, फिर क्या, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तक हम कैसे पहुंचे, ये इवॉल्व कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। ऑलराइट, सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज रिप्लेस्ड द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर, ठीक है। जो पहले जो कॉन्सेप्ट था उसे इसने रिप्लेस कर दिया है। ऑलराइट, पहले क्या था, पहले emergence of trade union movement led to the need of a person who could act as an effective link between owners and workers, ठीक है। पहले क्या होता था, ट्रेड यूनियंस होती थी, जैसे कि सपोज कोई फैक्ट्री है, वहां पे 1000 लोग काम करते हैं, तो वहां के एम्प्लॉयज या लेबर मिलके एक यूनियन बना लेते थे और एक अपना उस यूनियन का एक लीडर होता था जो कि उनको रिप्रेजेंट करता था, उनकी आवाज को मैनेजमेंट तक पहुंचाता था, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है, लेड टू द नीड ऑफ अ पर्सन हु कैन एक्ट एज एन इफेक्टिव लिंक बिटवीन द ओनर्स एंड द वर्कर्स। वो एक लिंक की तरह काम करता था, वर्कर्स की बात को ओनर्स तक वो बंदा ही पहुंचाता था, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफिसर केम इनटू बीइंग, ठीक है। इससे क्या हुआ, एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर का रोल आ गया कि भाई वो क्या करेगा, वो जो है एम्प्लॉयज की बात को वहां तक पहुंचाएगा, ठीक है। ऑलराइट, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री सिस्टम, ये जो सारा जो भी एक रोल था, द जॉब ऑफ हायरिंग पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज गिवन टू वन मैन, ठीक है। सारा का सारा काम जो है एक आदमी को दे दिया जाता था। जैसे फैक्ट्री सिस्टम आया तो वर्कर्स की रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट करना, सब चीजें एक बंदे को दे दी जाती थी। भाई अभी तक तो बात हो रही थी सिर्फ आवाज पहुंचाने की, वो जो है लेबर यूनियन का बंदा करके चलता था। अब बात हो रही है एम्प्लॉयज को रखेगा कौन, कौन उनको सिलेक्ट करेगा, कौन उनकी प्लेसमेंट करेगा, वो सारी चीजें। उसके लिए क्या हुआ, एक पर्सोनल ऑफिसर का कॉन्सेप्ट आ गया कि भैया एक बंदा हम रखेंगे पर्सोनल ऑफिसर, और वो बंदा ही सबको रिक्रूट करेगा, सबको सिलेक्ट करेगा, सबकी प्लेसमेंट कराएगा,
वो बंदा सारे काम देखेगा, ये हायरिंग वाले, ठीक है। ऑलराइट, अब धीरे धीरे क्या हुआ, फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, स्किल डेवलपमेंट आ रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको एम्प्लॉयज़ के स्किल भी आपको डेवलप करने हैं, ट्रेनिंग भी करानी है। अब ये जो बंदा पर्सोनल ऑफिसर जो हमने रखा था, ये बंदों को रिक्रूट कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा, सारे काम कर लेगा, बट की ट्रेनिंग कराना, उनका स्किल डेवलपमेंट कराना, उन्हें एवेल्युएट करना, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती थी, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया, इसके लिए रिप्लेसमेंट ऑफ द पर्सोनल मैनेजर विद द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। अब क्या किया, पर्सोनल मैनेजर को हटा के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ले आए, जो ये ट्रेनिंग वाला काम भी करके देगा आपको, उनका स्किल डेवलपमेंट भी कराएगा, कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है तो वो भी इनकलकेट करेगा उनके अंदर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व हुआ है ऐसे करके। ऑल राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट इज योर स्टाफिंग प्रोसेस। ओके, स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर काफी चीजें लिखी हुई हैं, सीधा हम लोग प्रोसेस पे ही आते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा हम लोग प्रोसेस पे आते हैं। फर्स्ट थिंग इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। देखो, सबसे पहले आपको अपने घर में, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये देखना होता है कि आपको मैन पावर चाहिए कितनी। आपको 5 लोग चाहिए, आपको 10 लोग चाहिए, आपको 15 लोग चाहिए, उन चीजों का आप एक इवैल्यूएशन करके चलोगे। ऑलराइट, understanding manpower requirements is not merely a matter of knowing how many persons but also of what type। देखो, सिर्फ ये नहीं है कि आपको 5 लोग चाहिए फिर 10 लोग चाहिए, ये भी देखो जो आपको सपोज 10 लोग चाहिए तो 2 किस लेवल के चाहिए। सपोज आपको 10 में से 3 लोग चाहिए सीनियर लेवल के, 5 लोग चाहिए आपको जूनियर लेवल के, 5 और 3 8, 2 लोग चाहिए आपको थोड़ा हेल्पिंग के लिए सपोज, और थोड़े एक नीचे लेवल वाले, ठीक है। तो आपको सिर्फ गिनती नहीं पता होनी चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए किस तरह के लोग आपको चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। ऑल राइट, देखो हमें ना ही तो ओवर स्टाफिंग करनी है और ना ही अंडर स्टाफिंग करनी है। ओवर स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई 10 लोग की जरूरत थी, हमें तो लोग मार्केट में बहुत सारे थे, हम तो भाई 15 ले आए, भाई 5 ही कॉस्ट तो कंपनी को बेयर करनी पड़ेगी ना, कोई फायदा नहीं है। अंडर स्टाफिंग मीन्स भाई 10 लोगों की जरूरत थी और आप 6 लेके आए हो, तो उन 6 पे ज्यादा बर्डन पड़ेगा, तो वो भी ठीक नहीं है। ऑलराइट, ओके, तो इसके लिए हम एस्टिमेट करते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। देखो, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज जो है उन्हें ढूंढना कि भाई प्रोस्पेक्टिव मतलब जो कल को हमारा एम्प्लॉय बन सकता है, ठीक है। एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स, कि भाई ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। ऑलराइट, इसके लिए क्या होता है तरीका, जैसे सपोज हमने कोई फैक्ट्री के गेट पे मैंने कोई एड लगा दी कि भाई मुझे कुछ वर्कर्स की जरूरत है, या फिर मैंने प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अखबार में, रेडियो पे अगर मैंने कोई एड अपने रन कर दी कि भाई मुझे ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्रिएटिंग अ पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स। मैं जॉब कैंडिडेट्स का एक पूल तैयार करूं और उसके अंदर से फिर मैं आगे चल के अपना सिलेक्शन या और जो भी काम मुझे करना है वो मैं करके चलूंगा। नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स। भी जो मैंने रिक्रूटमेंट में एक पूल तैयार कर लिया कि भाई इतने लोगों, ये लोग हैं प्रोस्पेक्टिव वाले, और ये और इन लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, अब उसमें से मैं चूज करूंगा भैया तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, ठीक है। तो वो हो गया सिलेक्शन प्रोसीजर। ऑलराइट, सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन इस पॉइंट का नाम है। पहले इसके अंदर ओरिएंटेशन आता है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉई टू अदर एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉई आपने सिलेक्ट किया है उसको आप बाकी के एम्प्लॉय से उसका इंट्रोडक्शन कराते हो, ठीक है। उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। उसको भी आप इंट्रोडक्शन कराते हो, प्लस ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, वो सारी चीजें आप उसको बताते हो। ऑलराइट, ऑलराइट। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट। प्लेसमेंट रेफर्स टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन। भाई जो एम्प्लॉय को आपने सिलेक्ट किया है, जिस जॉब के लिए किया है, आप उसको उसके केबिन में लेके जाओ या उसको उसकी सीट पे लेके जाओ और उसको वो पोजीशन या उसको वो काम आप उसको संभाल दो कि हाँ भाई ये काम आपने करना है। तो वो एक तरह से प्लेसमेंट हो गया जब वो आदमी अपने रोल में बैठ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नथिंग टू एक्सप्लेन, सब कुछ नाम में ही है। एम्प्लॉय की आपको फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी करानी है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसका क्या मतलब होता है ये आप समझ लो।
अप्रेजल का मतलब होता है एम्प्लॉय की करंट और पास्ट परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना एज अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। देखो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि भाई इस तरीके से काम होना चाहिए, तो एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है करंट की भी और पास्ट की भी, उसको कंपेयर करना इन स्टैंडर्ड से कि हाँ भाई काम वो ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, ऑल राइट। और ये आप करके आप उसको एक फीडबैक भी आप उसको देंगे। ठीक है, एंड टू प्रोवाइड द एम्प्लॉय फीडबैक ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस। ठीक है, उसको आप एक फीडबैक भी आप उसको देकर चलेंगे। नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। ठीक है, प्रमोशन का मतलब क्या होता है, जो भी प्रमोशन दे रेफर टू बीइंग प्लेस इन पोजीशंस ऑफ इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉय का जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो उसका वो उसका बढ़ जाता है, उसकी जॉब पोजीशन बढ़ जाती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रमोशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, मोर पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। देखो आपकी तनख्वाह तो बढ़ेगी बढ़ेगी, उसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, आपका काम भी बढ़ेगा और आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगी। आपको भी लगेगा कि हाँ मैं और अच्छे लेवल पे आके काम कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ, देखो मैंने बताया था आपको, ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवॉर्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉइज। ठीक है, एम्प्लॉइज को जो भी पे या रिवॉर्ड्स हम दे रहे हैं सभी तरीके का सबको मिला के कॉम्पेंसेशन बोल देते हैं। ठीक है, कॉम्पेंसेशन दो तरह की होती हैं, एक तो आपकी होगी डायरेक्ट और एक होगी आपकी इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट में क्या क्या आएगा, वेजेस, सैलरीज, इंसेंटिव, कमीशन एंड बोनसेस। इनडायरेक्ट में क्या आएगा, एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस एंड वेकेशंस। कई बार क्या होता है कंपनीज में आपका जो इंश्योरेंस है वो कंपनी करा के देती है, कंपनी पैसे देती है उसके, तो वो आपका इनडायरेक्ट पेमेंट हो गया, इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन। कई बार कंपनी आपको ये भी कहती है कि आप साल में एक ट्रिप आप एक ट्रिप के लिए जा सकते हैं और आपको उस ट्रिप के लिए कंपनी सपोज आपको 20,000 या 30,000 रुपीज देगी। अब आप देखो आपने कहाँ जाना है। ठीक है, आप चाहे 50,000 खर्च करो तो उसमें 30 हम दे देंगे, तो वो जो कंपनी उसके पैसे दे रही है वेकेशन का, दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट पेमेंट। ठीक है, ऑल राइट। तो बस इससे हमारे सारे स्टेप्स आपके खत्म हो गए हैं इसके। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा था। ऑल राइट, सो दिस वाज माय स्टाफिंग प्रोसेस। फटाफट से एक बार मैं इसके बस मेन हेडिंग्स आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। फर्स्ट वाज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, सेकंड इज योर रिक्रूटमेंट, थर्ड इज सिलेक्शन, fourth is placement and orientation, fifth is training and development, sixth is performance appraisal, seventh is promotion and career planning, and eighth is compensation। देखो सारे काम होने के बाद पैसे की बात होगी। ठीक है, compensation लास्ट में आएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग के ऊपर। ठीक है, ऑल राइट, तीन एस्पेक्ट्स हैं स्टाफिंग के, पढ़ लेते हैं अभी। सबसे देखो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सबसे पहले रिक्रूटमेंट, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट, ये हम वैसे कवर कर चुके हैं ऊपर सारी चीजें। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब और अ फंक्शन। ठीक है, हमने यहाँ पे करा था ना रिक्रूटमेंट, इधर हमने पढ़ा था, ये रहा, यहाँ पर हमने सारी चीजें ये वाली यहाँ पर हमने पढ़ रखी है रिक्रूटमेंट की। ठीक है, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। तो वही चीजें यहाँ पर सेम लिखी हुई हैं, इसलिए मैंने इसको ज्यादा मार्क भी नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट है, इसको भी समझ लेते हैं। ये एप्लीकेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, रिक्रूटमेंट हो रहा है, फिर सिलेक्शन और उसके बाद ट्रेनिंग। ठीक है, ये तीन एस्पेक्ट्स हैं स्टाफिंग के। सीधा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पे आते हैं, क्योंकि हमने रिक्रूटमेंट किया वो तो हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं। सोर्सेज में क्या क्या है, एक तो इंटरनल सोर्सेज हैं और एक एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या क्या आएगा, आइए फटाफट से उसको देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज ट्रांसफर्स। ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम उसको लेके चले गए। ठीक है, वो एक तरह से ट्रांसफर हो गया। सपोज दिल्ली की ही ब्रांच में, सपोज एक आईसीआईसीआई बैंक है, दिल्ली की ब्रांच है और उस सीपी की ब्रांच है कनॉट प्लेस, वहां से इस एम्प्लॉय मतलब इस डिपार्टमेंट से उठा के एम्प्लॉय को इस डिपार्टमेंट में डाल दिया दूसरे में, वो हो गया ट्रांसफर। दूसरा एग्जाम्पल, दिल्ली से उठा के उस बंदे को जयपुर शिफ्ट कर दिया, ये भी ट्रांसफर एक तरीके का। ठीक है, इसके अंदर विदाउट अ सब्सटेंसिव चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके स्टेटस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। ठीक है, काम में मतलब फर्क होता है, बट एक तरह से उसी लेवल पे रहता है वो। ऑलराइट,
इट इज प्रैक्टिकली अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। भैया यहाँ था, अब यहाँ आ गया, उसी लेवल पे आया है, ठीक है, वो हो गया आपका ट्रांसफर। अगला आपका क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर क्या आएगा, प्रमोशन में होता है वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज आर शिफ्टेड टू अ हायर पोजीशन विद हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हायर फैसिलिटीज, हायर स्टेटस एंड हायर पे। उनकी तनख्वाह भी बढ़ जाती है और उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनके बढ़ जाते हैं। तो ये एक तरह से वर्टिकल शिफ्टिंग हो गया टू अ डिफरेंट लेवल, ठीक है। तो ये तो थे मेरे इंटरनल सोर्सेज। अब देखते हैं इसके मेरिट्स क्या होंगे इंटरनल सोर्सेज के। पहला मेरिट हो गया, एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। भाई एम्प्लॉय मोटिवेटेड अपने आप होगा जब वो देखेगा कि हाँ भाई 10 लोग एक ही लेवल पे काम कर रहे थे और 10 में से एक जने का प्रमोशन हो गया है, उसकी सैलरी बढ़ गई है, तो बाकी 9 भी मोटिवेट होंगे कि हाँ हम भी अच्छे से अगर काम करेंगे तो कुछ टाइम बाद हो सकता है हमारा भी प्रमोशन हो जाए। दूसरी चीज, इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। देखो बहुत ही सिंपल हो जाता है पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस, आपको कहीं बाहर जाके रिक्रूटमेंट नहीं करना, कोई आपको पूरा वो प्रोसेस रिक्रूटमेंट वाला फॉलो नहीं करना, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको एक तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लोगों को आपको चूज करना है, ठीक है। ट्रांसफर इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग। ट्रांसफर की मदद से जो एम्प्लॉय होता है उसकी ट्रेनिंग हो जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग जॉब लोकेशंस पे, तो उससे कल को उसे हायर रोल देना है तो वो उस हायर रोल को भी अच्छे से निभा पाएगा। ट्रांसफर हैज द बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्कफोर्स फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट्स टू दोज वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। ट्रांसफर एक तरह से एक टूल की तरह काम करता है। सपोज एक डिपार्टमेंट है, वहां पे 12 लोगों की जरूरत है और वहां 15 लोग हैं, 3 लोग फालतू हैं, और दूसरा डिपार्टमेंट है वहां पर 3 लोग कम है, तो वो आप ट्रांसफर कर दोगे तो सरप्लस वाले से डेफिशिएंट वाले में आप स्टाफ को शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, फिलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली इज चीपर। देखो सस्ता तो पड़ता ही है, अब बाहर जाओगे रिक्रूट करने के लिए, कॉलेज में जाओगे, कैंपस में जाओगे, उनसे टाई अप करना पड़ता है, आपको उन लोगों को पे भी करना पड़ता है, तो और पूरा एक्सपेंस भी लगता है, आपके रिसोर्सेज कंपनी के जाएंगे, वहां जाकर लोगों को इवैल्यूएट करेंगे, रिक्रूट करेंगे, उनके टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बहुत महंगा प्रोसेस है। इंटरनली अगर काम हो जाए तो बहुत सस्ता पड़ता है वो। बट देखो ये तो थी अच्छाइयाँ, अब हर चीज़ की अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं मेरे इंटरनल सोर्सेज के। वो लिमिटेशंस क्या है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। लिमिटेशंस के अंदर क्या होगा, पहली चीज, स्कोप फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस्ड। देखो फ्रेश टैलेंट होता है तो नई टेक्नोलॉजी और नया टैलेंट, नया दिमाग अगर कंपनी में आएगा तो हो सकता है वो आपके एग्जिस्टिंग लोगों से और अच्छा इंसान हो और अच्छा और केपेबल हो वो, ठीक है, तो वो स्कोप आपका खत्म हो जाता है। दूसरी चीज, एम्प्लॉयज जो है वो लिथार्जिक हो जाते हैं। भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, उनको लगेगा कि यार हमने ही प्रमोट होना है कल को, बाहर का बंदा तो आएगा नहीं, क्यों, ये जो कंपनी, ये वाली कंपनी खर्चा करती नहीं है, तो जब हमने प्रमोट होना है तो क्या करना है बहुत ज्यादा काम करके, तो वो एम्प्लॉय जो है वो लिथार्जिक हो जाएंगे अगर उन्हें पता है कि हाँ 1 साल बाद हम प्रमोट हो ही जाएंगे तो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अ न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्सेज। भाई एक नया एंटरप्राइज है, उसके पास पहले से एम्प्लॉय है ही नहीं, तो वो नए मतलब वो फिर इंटरनल सोर्स कहाँ से यूज करेगा। स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन इज हैम्पर्ड। देखो अगर बाहर का फ्रेश टैलेंट आता है तो ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एक बना रहता है, अगर बाहर के लोग नहीं आएंगे तो वो स्पिरिट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी। देखो ठीक है, ट्रांसफर करने से बंदे की ट्रेनिंग हो रही है, समझ में आता है, बट आप रोज ही ट्रांसफर कर दो उसका, हर महीने यहाँ से वहां, वहां से वहां से वहां, तो इतनी देर में वो बंदा एक जगह जाके, एक डिपार्टमेंट में, एक लोकेशन पे जाके कोई बंदा सेटल होगा, उतनी देर में आप उसका फिर ट्रांसफर कर दोगे, तो ऐसे काम नहीं होता, उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी बेचारे की, ठीक है। ये इसकी बुराइयां थी। अब आ जाओ एक्सटर्नल सोर्सेज पे। देखो इंटरनल मतलब अंदर के लोगों को छोड़ के बाहर से अगर आप लोग रखोगे तो वो हो गए मेरे एक्सटर्नल सोर्सेज। अब इसके तरीके क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। पहला है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब आप सीधा आप अपना खुद ही रिक्रूट कर रहे हो, किसी के थ्रू नहीं, आप खुद ही रिक्रूट कर रहे हो। देखो सपोज मेरी फैक्ट्री है और मैं फैक्ट्री के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा दूं कि भैया मुझे हेल्पर चाहिए, या मुझे कारीगर चाहिए, या मुझे सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर चाहिए, तो वो सारी चीजें मैं वहां पे लगा सकता हूँ और उसमें सब डिटेल लिख दूंगा तो लोग मेरे पास डायरेक्टली आ जाएंगे। या फिर मैं क्या करूंगा, मैं ऐड दे दूंगा किसी अखबार में, ठीक है, किसी न्यूज़पेपर में मैं ऐड दे दूंगा, तो वहां से भी मतलब मेरे पास डायरेक्टली लोग आ सकते हैं। तो इस तरीके से मैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है, कई बार लोग ही कंपनी में फोन कर करके पूछते हैं कि जी इस कंपनी में कोई जगह है क्या, मतलब इस कंपनी में कोई जॉब खाली है, तो कंपनी क्या करती है, इन सब लोगों का एक डेटाबेस तैयार करके रखती है जो उन्हें कैजुअली फोन करते रहते हैं, और कल को अगर जरूरत पड़ी तो इन लोगों को कंपनी कांटेक्ट कर लेती है। एडवर्टाइजमेंट, देखो आप ऐड दे सकते हो, न्यूज़पेपर में दे सकते हो, और किसी मीडिया में भी आप ऐड दे सकते हो, रेडियो में ऐड दे सकते हो। उससे क्या होता है, वो ऐड बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है
और एक वाइड रेंज आपको मिल जाता है कैंडिडेट्स का, ठीक है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है क्या, फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स। आपके पास इतने 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 फोन आ जाएंगे कि आप दुखी हो जाओगे। आपको हो गया यार मैंने तो गलती कर दी ऐड देके, ठीक है, इतने लोग आपको फोन कर देंगे इसके लिए। तो ये किसका नेगेटिव भी है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखो ये सरकार चलाती है इन एक्सचेंज को, और इसके अंदर क्या होता है, आप जैसे कि जिसको जॉब चाहिए वो भी यहाँ पर अपना डेटा उसका यहाँ पे मेंटेन्ड होता है, और कंपनी यहाँ पे इनको कांटेक्ट करती है और वो डेटा इनको मिल जाता है, ठीक है, और वहां से कंपनी लोग रख लेगी। अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ के रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी यहाँ के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रिकॉर्ड होते हैं, दे आर नॉट अप टू डेट। भाई सरकारी काम है, सरकारी काम आपको पता ही कैसा होता है, तो हो सकता है ये रिकॉर्ड्स अप टू डेट ना हो और आपको ये रिकॉर्ड्स जो है वो ठीक से ना मिले, ठीक है। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। देखो प्लेसमेंट एजेंसी क्या करती है, नेशन वाइड सर्विस इन मैचिंग पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई। इनके पास एक तरह से बायोडेटा होता है लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का, ठीक है। इनके पास एक बायोडेटा होता है पूरा अपना कैंडिडेट्स का, बहुत सारे अपने कैंडिडेट्स का, और वो एक तरह से अपने क्लाइंट्स को यानी कंपनीज को सजेस्ट करते हैं कि आप इसको रख लो, इसकी क्वालिफिकेशन आपके हिसाब से है, जो आपको बंदा चाहिए इस तरह का बंदा हमारे पास है, और अपने क्लाइंट से फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। ये होगी प्लेसमेंट एजेंसीज। फिर हो गई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। ये क्या करती है, ये मिडिल लेवल और टॉप लेवल में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में लेवल होते हैं एम्प्लॉयज के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो मिडिल और टॉप लेवल की जो प्लेसमेंट होती है उसमें इनकी महारत होती है। तो जो टेक्निकल, प्रोफेशनल, मैनेजरियल स्टाफ है ये उसमें ज्यादा दिमाग चलाते हैं, ठीक है। जो नीचे वाला स्टाफ है उसमें ये बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाते। जो ऊपर का जो टॉप लेवल और मिडिल लेवल का स्टाफ है उसकी ये लोग रिक्रूटमेंट करा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। आजकल क्या होता है, जैसे कोई भी कॉलेज है, डीयू का कॉलेज है या कोई आईआईएम है, आईआईटी है, इन कॉलेजेस का जब फाइनल ईयर होता है तो फाइनल ईयर में कंपनीज क्या करती हैं, सीधा कॉलेज पहुंच जाती हैं, और कॉलेज पहुंच के वहां पर वो लोग इंटरव्यू लेते हैं, प्लेसमेंट अपना सारा प्रोग्राम करके चलते हैं, और सीधा कॉलेज जाके वहीं से ये लोग बच्चों को रिक्रूट कर लेते हैं, उन्हें जॉब दे देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है ये, एंड दिस इज वेरी वेरी कॉमन दिस डेज। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कई बार आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वही आपको रेकमेंड कर देगा कि जी ये मेरे चाचा का बेटा है या ये मेरे मामा का बेटा है, इसको भी रख लो। तो आपको लगता है कि यार ये तो बंदा मेरे पास ठीक ठाक 20 साल से काम कर ही रहा है, तो इसको भी रख लेते हैं, इसका भाई है, ये भी ठीक ही होगा, ऐसे करके। नेक्स्ट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। देखो ऑर्गेनाइजेशंस कई बार ना लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट बना कर रखती हैं, और उनके आगे फर्दर, देखो लेबर कॉन्ट्रैक्टर मतलब हो गया ठेकेदार। मेरे पास ठेकेदार का नंबर है, ठेकेदार के पास आगे 200 लेबरों से कांटेक्ट है, उनका मोबाइल नंबर है, सबको वो रिक्रूट करता है। आप आज बोलो मुझे 150 बंदे चाहिए तो वो 150 बंदे बुला देगा, तो उसका सबसे कांटेक्ट होता है, और बहुत ही कम टाइम में अनस्किल्ड लेबर आपको यहाँ से पा सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग और टेलीविजन। टीवी में ऐड देके भी आप जो है रिक्रूटमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज वेब पब्लिशिंग। देखो आजकल आपको पता ही naukri.com और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स और भी हैं, तो इन वेबसाइट्स के थ्रू भी आप जो है लोगों को रख सकते हो, ठीक है। तो ये सब मेरे मेथड हो गए एक्सटर्नल सोर्सेस, ऑलराइट, ओके। एक्सटर्नल सोर्सेस के भी देखो कुछ मेरिट्स भी होंगे, कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। मेरिट्स क्या है फटाफट देख लेते हैं। क्वालिफाइड पर्सोनल, आपको अच्छा पर्सोनल मिलेगा, उसकी अच्छी क्वालिफिकेशन होगी, अपडेटेड होगा वो। वाइडर चॉइस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं वो तो उतना ही है, बाहर आपको बहुत सारी चॉइस मिलेगी। सपोज कोई आपको बहुत ही अच्छा कैंडिडेट कोई मिल जाए तो दैट इज वेरी गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेश टैलेंट, जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आज की पढ़ाई के हिसाब से, आज की चीज़ों के हिसाब से जो एकदम फ्रेश टैलेंट है वो आपके पास आएगा, और हो सकता है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ऑर्गेनाइजेशन में जो अंदर के लोग जो बैठे हुए हैं वो मतलब उनको ये पता है कि भैया बाहर वाला बंदा आ जाएगा और वो तुम्हारी सीट ले जाएगा, तो तुम भी मतलब ढंग से काम करो ताकि प्रमोशन तुम्हें मिले और मालिक जो है बाहर से किसी को रिक्रूट ना करे, ठीक है। लिमिटेशंस क्या होंगे, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। जो स्टाफ पहले से है वो तो रोएगा, वो तो ये कहेगा भैया क्यों बुला रहे हो उसको, हम ही रख लो, हम ही प्रमोशन दे दो, तो ऐसे करेंगे। लेंदी प्रोसेस, देखो बाहर से अगर आप रिक्रूट कर रहे हो किसी को तो प्रोसेस बहुत लंबा होता है। आपको रिक्रूटमेंट करना है, आपको उसका इंटरव्यू लेना है, जॉब ऑफर दोगे उसको, मेडिकल चेकअप कराओगे उसका, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो लंबा प्रोसेस है। लंबा है तो कॉस्टली भी होगा, ठीक है। सपोज कैंपस के लिए आप जा रहे हो, कैंपस से रिक्रूटमेंट के लिए, वहां पर आपकी टीम जाएगी, वो इंटरव्यू लेगी, सिलेक्ट करेगी, ग्रुप डिस्कशन कराएगी, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम, और बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। कैंपस भी आपसे फीस लेगा, ठीक है, कि भाई मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ कि आप मेरे यहाँ पर आके स्टूडेंट्स को हायर करो, ठीक है।
नेक्स्ट इज सिलेक्शन. Selection is the process of identifying and choosing the best person out of the number of prospective candidates. देखो prospective candidates मतलब वो सब चाहते हैं नौकरी मिल जाए, आप चूज कर रहे हो कि हाँ भाई मैं किसको दूं. ठीक है, तो ये होता है सिलेक्शन. सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है पूरा एक बार समझ लेते हैं. बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑल राइट, सबसे पहले होगा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. प्रिलिमिनरी का शब्द का लिटरल मीनिंग होता है एक तरह से शुरुआत में. भाई शुरू में ही आप एक तरह से स्क्रीनिंग कर दो और वहीं पर आप एक लोग छांट लो बहुत सारे, क्योंकि सपोज 1000 लोग हैं, आपको चाहिए 10, तो पहले ही कुछ ऐसा कर लो, कोई ऐसा स्टेप निकाल लो कि 1000 में से 900 तो पहले बाहर हो जाए और फिर 100 में से हम काम करें. 1000 में से 900 या 800 तो हम पहले स्टेप में बाहर कर दें. इसे बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. इसमें क्या होता है, सपोज कोई मैनेजर क्या करता है, कुछ अनक्वालिफाइड या अनफिट जॉब सीकर्स हैं जो उसको लगता है कि नहीं यार ये तो ठीक नहीं है, उन्हें फटाफट बाहर करो. क्योंकि देखो 1000 में से आपको 10 चुनने हैं, तो हर एक के ऊपर इंटरव्यू तो नहीं ले सकते ना. तो 1000 में से एक तरह 100 पे आ जाओ पहले स्टेप में, जो आपको लगता है ठीक नहीं उन्हें बाहर करो और फिर उसमें से आगे काम करो. सेकंड इज सिलेक्शन टेस्ट. सिलेक्शन टेस्ट क्या करते हैं, किसी इंडिविजुअल में देखो हर इंसान में कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसको मेजर करके बताते हैं सिलेक्शन टेस्ट. सिलेक्शन टेस्ट 4-5 तरह के होते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या है. पहला हो गया इंटेलिजेंस टेस्ट. ये बताएगा आपके अंदर इंटेलिजेंस कोशेंट आपके अंदर कितना है. ठीक है, आपकी एबिलिटी क्या है डिसीजन लेने की, जजमेंट बनाने की आपकी एबिलिटी क्या है, वो बताता है आपका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट. नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट. ये बताता है कि किसी इंसान में पोटेंशियल क्या है कि वो कुछ नया सीख सके. आपके अंदर एप्टीट्यूड कितना है, मतलब व्हाट इज द पोटेंशियल दैट यू कैन लर्न एनी न्यू स्किल. नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी टेस्ट. ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बताता है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है. हालांकि ये टेस्ट जो होता है इन्हें बनाना और इन्हें इंप्लीमेंट करना काफी मुश्किल है, बिकॉज किसी इंसान की पूरी पर्सनैलिटी जानना बहुत बहुत ईजी नहीं है काम. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रेड टेस्ट. ये बताता है आपके अंदर एग्जिस्टिंग स्किल्स कितने हैं, आज की डेट में आपके अंदर कितने स्किल्स हैं. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट टेस्ट. ये बताता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपका पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट. सपोज किसी का इंटरेस्ट कोडिंग में है, किसी का इंटरेस्ट अकाउंटिंग में है, किसी का इंटरेस्ट टैक्सेशन में है, वो बताता है. ठीक है, तो ये थे मेरे कुछ टेस्ट जो हम लोग लेते हैं एम्प्लॉयज का, ताकि पता चले एम्प्लॉय के बारे में. अगला स्टेप आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. ये एक फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन होती है जो भी हमारा एप्लीकेंट होता है उसके साथ. उससे हम पूछते हैं कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसने आज तक क्या पढ़ाई करी है, क्या क्या उसने आज तक जॉब करी है, क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह का काम वो देखना चाहता है, क्या काम उसे कंपनी में करना पड़ेगा. यानी ये सारी बातें हम उससे एम्प्लॉयमेंट में इंटरव्यू के टाइम पे करके चलते हैं. चलो इंटरव्यू ठीक ठाक हो गया. अब आ जाओ रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स. देखो इंटरव्यू तो हो गया बढ़िया, हमें बंदा पसंद है, बट अब हम उसका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक कराएंगे. कहाँ से, सपोज उसका कोई प्रीवियस एम्प्लॉयर है, पहले वो कहीं जॉब करता था, उस बंदे से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे, या उसके आसपास के पड़ोसियों से हम लोग पूछेंगे. क्या पूछेंगे कि भाई ये बंदा ठीक तो है, ऐसा तो नहीं कि ये चोरी करता है, ऐसा तो नहीं है कि बीच में नौकरी छोड़ के बाहर जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि बदतमीज है. तो वो हम चेक करते हैं एक तरह से कि आपने पहले जहाँ काम किया है, अब जहाँ रहते हो, आपके कोई पुराने टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे हम एक तरह से फोन मिला के या जाके पूछते हैं उनसे कि हाँ ये बंदा ठीक तो है जिसे हम अपनी कंपनी में रख रहे हैं, ऐसा ना हो कल को ये हमें बड़ा नुकसान दे दे. चलो सारी चीजें होंगी, तो फिर हमने सिलेक्शन डिसीजन बना लिया कि हाँ भाई हम इस बंदे को रख रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर. ठीक है. अब सिलेक्शन डिसीजन यानी ये हमने अपने मन में डिसीजन बना लिया, अभी हमने उसको कुछ नहीं बोला. अब हम उसको जॉब ऑफर हमें उसको देना है कि भैया ये मेरा ऑफर है, हम आपको साल के 10 लाख रुपए देंगे, आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो. ऑफर देने से पहले हम उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे कि बंदा ठीक तो है, मेडिकली फिट तो है. ये हम उसका अपना, जब हमें पता लग जाएगा कि हाँ बंदा ठीक है, फिर हम उसे जॉब ऑफर देंगे कि हाँ भाई आपको हम साल के इतने रुपए देंगे, आप ये इसको एक्सेप्ट कर लो. अगर सामने वाला बंदा 10 लाख में तैयार है, हो सकता है वो नेगोशिएट करे, वो कहते नहीं मैं तो 15 लूंगा. इफ ही एक्सेप्ट्स दैट ऑफर तो हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बना लेंगे. ठीक है. ऑल राइट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या लिखा होगा, जॉब टाइटल क्या होगा, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, उसको पे क्या मिलेगा, वो कितनी छुट्टी ले सकता है, अगर उसको कोई ग्रीवियंस है तो क्या प्रोसीजर है, अगर उसे टर्मिनेट करनी है तो क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीजें उसके अंदर लिखी होगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में. ऑल राइट. नेक्स्ट इज माई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. देखो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किस लिए कराते हैं, ताकि हम एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकें. ठीक है. ऑल राइट. इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, क्या बेनिफिट है वो देख लेते हैं.
देखो एक तो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होते हैं, और दूसरा उस एम्प्लॉय को खुद को भी बेनिफिट होते हैं, ट्रेनिंग उसकी भी तो हो रही है ना। एम्प्लॉयमेंट को मतलब ऑर्गेनाइजेशन को उसके लिए में क्या बेनिफिट है? देखो हिट एंड ट्रायल मेथड से तो अच्छा ही है, बंदे को आप पहले बता दो, एक तो वो बार बार हिट एंड ट्रायल करके फिर अपने रिजल्ट पे आए, एक उसे आप पहले बता दो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे काम करना है, ट्रेनिंग कर दो उसकी। उससे ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स और मनी और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे अगर हम ट्रेनिंग करा देंगे तो। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी भी उससे बढ़ेगी अगर आप उसकी ट्रेनिंग करा दोगे तो अच्छे से। वो एक तरह से फ्यूचर मैनेजर एक तैयार कर देगा कि हाँ भाई ट्रेनिंग होते होते वो बंदा धीरे धीरे ऐसा बन जाएगा कि कल को आप उसे मैनेजर भी बना सकते हो। उससे एम्प्लॉय का मोराल बढ़ता है, वो मोटिवेट होगा कि हाँ देखो मुझे काम आता है, ऑर्गेनाइजेशन मुझ पर पैसा लगा रही है, मुझको ट्रेन कर रही है, ठीक है। तो एम्प्लॉय एब्सेंटीज्म कम होता है, वो छुट्टी भी नहीं लेगा क्योंकि हर इंसान सीखना चाहता है, तो वो छुट्टी भी कम लेगा, ठीक है। ये चीजें। उसके बाद क्या है? इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट। देखो आज की डेट में टेक्नोलॉजी का जमाना है, चीजें बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, तो एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराना तो बहुत 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 जरूरी है ताकि वो अपडेटेड रहे टाइम के साथ। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय। देखो एम्प्लॉय को एक तरह से उसका करियर अच्छा हो जाता है, कल को वो यहाँ काम अच्छे से सीखता है, कल को कहीं और भी जाता है तो उसको कहने लायक है कि हाँ मैंने वहां ये काम सीखा हुआ है, करा हुआ है। इससे वो ज्यादा पैसे भी कमा सकता है, जो मशीनरी होगी उसको हैंडल वो और एफिशिएंटली कर पाएगा, और उसका मोराल और सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है इससे, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। 3 टर्म्स हैं ये, लेकिन तीनों टर्म्स काफी मिलते जुलते हैं, बट लेकिन इनमें फर्क है। वो फर्क क्या है वो हम समझ लेते हैं। ट्रेनिंग एक तरह से शॉर्ट टर्म का प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म और ऑनगोइंग प्रोसेस है। देखो ह्यूमन मतलब एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंसान की पर्सनालिटी डेवलप होती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म का प्रोसेस है, ठीक है। आइए इनको इन डेप्थ एक बार देख लेते हैं। ट्रेनिंग एक तरह से क्या होता है, आपके स्किल्स को, आपकी एबिलिटीज को, आपके एप्टीट्यूड को वो बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म का प्रोसेस है, हफ्ते की, 10 दिन की, 2 महीने की ट्रेनिंग हो सकती है, और आपका जॉब में आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है वो, ठीक है। इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस ऑन द जॉब। एजुकेशन क्या होता है? इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉइज, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉइज। कोई एम्प्लॉई है तो उसकी ओवरऑल नॉलेज बढ़ रही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, उसकी समझ, जो उसको समझ है किसी चीज की, वो समझ बढ़ रही है, उसे हम एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन इज ब्रॉडर इन स्कोप दैन ट्रेनिंग, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में एक तरह से हम केवल और केवल जॉब परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे। भाई एक इंसान की जॉब में क्या परफॉर्मेंस आ रही है, हम केवल उसकी बात नहीं कर रहे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्सन। केवल जॉब ओरिएंटेड नहीं है ये, उस बंदे की एज अ पर्सनैलिटी, एज अ होल कैसे ग्रो कर रही है उसकी बात हम यहां पर करके चल रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट में। ऑलराइट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस यहां देख लेते हैं क्या है। ट्रेनिंग क्या होता है? इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल। भाई जॉब के लिए उसकी नॉलेज उसकी अच्छी, उसके लिए अच्छा हो। इसमें क्या है? डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। ट्रेनिंग में इट एनेबल्स द एम्प्लॉय टू डू द जॉब बेटर, भी जॉब अच्छे से कर पाए वो। ये कहता है ओवरऑल ग्रोथ हमें करानी है एम्प्लॉय की। ट्रेनिंग इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज ट्रेनिंग मेथड्स। देखो ट्रेनिंग करने के 2 तरीके होते हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में क्या होता है कि आप काम करते करते आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप काम सीख भी रहे हो और साथ साथ ट्रेनिंग हो रही है, प्रैक्टिकली भी कर रहे हो। ऑफ द जॉब होता है कि आप जॉब नहीं कर रहे अभी, आपकी अलग से ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। ऑफ द जॉब में आप अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, आपकी अलग से ट्रेनिंग हो रही है। ऑल राइट, ओके, तो हम अभी करते हैं ऑन द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मेथड के अंदर पहला है आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में क्या होगा? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में ये क्या करते हैं, ट्रेनी को एक मास्टर वर्कर की गाइडेंस में रख देते हैं, ठीक है। एक मास्टर वर्कर है, उसकी गाइडेंस में ट्रेनी को रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब आप अपने घर पे किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं तो उस इलेक्ट्रीशियन के साथ एक हेल्पर आता है साथ में, ठीक है। तो जो वो हेल्पर होता है वो एक तरह से ट्रेनी है, और मास्टर वर्कर कौन है? जो मेन, जो बिजली वाला है, जो कई साल से काम कर रहा है, वो आपका मेन बिजली वाला है, ठीक है। तो एक तरह से मेन इलेक्ट्रीशियन के अंडर वो ट्रेनी अपना काम सीख रहा है, ठीक है। इस तरह के जो वो मेथड होते हैं इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम।
नेक्स्ट इज कोचिंग। कोचिंग के अंदर क्या होता है, जो सुपीरियर होता है वो अपने ट्रेनी को गाइड करता है एज अ कोच। एज अ कोच वो उसको सारी चीजें बता के चलता है, समझा के चलता है। जैसे कि सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक सीनियर है, एक जूनियर है। जो सीनियर है सपोज वो 5 साल से वो काम कर चुका है और जूनियर ने अभी कुछ महीने पहले ज्वाइन किया है। तो सीनियर अपने जूनियर को सारा काम सिखाएगा, उसे बताएगा ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, काम करते करते उसे सिखाएगा। तो इस वाले मॉडल को बोलते हैं कोचिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, दिस इज द जॉइंट प्रोग्राम जिसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस फर्म्स कोऑपरेट करते हैं। जैसे कि अगर आपने सुना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स होता है सीए का, उसके अंदर फाइनल एग्जाम देने से पहले आपको 3 साल के लगभग एक इंटर्नशिप ट्रेनिंग करनी होती है, जिसमें आप प्रैक्टिकली काम सीखते हो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर। ठीक है। उसके अंदर आप प्रैक्टिकली काम सीखते हैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर। ऑलराइट। तो इस तरह के इंटर्नशिप प्रोग्राम में क्या होता है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या कोई बिजनेस फर्म है, तो ये कोऑपरेट करते हैं आपके साथ, और आप एक तरह से काम करते करते आप किसी ऑफिस या फैक्ट्री में काम कर रहे हो, और काम करते करते आप प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल आप अक्वायर करते हो। ठीक है। इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ऑलराइट। इसके बाद नेक्स्ट मेथड इज जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या होता है, एक ट्रेनी को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना। सपोज एक ट्रेनी एक डिपार्टमेंट में 4 महीने से है, फिर हम उसे दूसरे में ले गए 4 महीने के लिए, फिर तीसरे में ले गए। तो जॉब रोटेशन करके भी वो हर डिपार्टमेंट का काम सीख जाएगा। ऑलराइट। ये सब मेथड्स थे मेरे ऑन द जॉब ट्रेनिंग के। अब आते हैं ऑफ द जॉब मेथड्स पे। ऑफ द जॉब में क्या होगा, फर्स्ट मेथड इज क्लासरूम लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंसेस। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ये ऑफ द जॉब है, काम करते करते नहीं सीख रहे, आप अलग से सीख रहे हो। इसके अंदर एम्प्लॉय को जो भी ट्रेनी होगा उसे हम एक क्लासरूम में, जैसे एक तरह से हम कोई लेक्चर लेते हैं, तो उस हिसाब से ऑडियो विजुअल्स का इस्तेमाल करके, डेमोन्स्ट्रेशंस का इस्तेमाल करके एक फॉर्मल क्लासरूम प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है, और उसके अंदर उस बंदे को चीजों के बारे में समझाया जाता है। नेक्स्ट इज फिल्म्स। फिल्म्स डेमोन्स्ट्रेट स्किल्स दैट आर नॉट इजीली रिप्रेजेंटेड बाय अदर टेक्निक्स। कुछ चीजें हैं जो और टेक्निक्स के साथ आप अच्छे से नहीं समझा सकते, तो उस चीज को एक फिल्म के तौर पे उस ट्रेनी को दिखाया जाता है ताकि उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। नेक्स्ट इज केस स्टडी। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ जो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके बेस पे केस स्टडी तैयार की जाती है, और वो केस स्टडी की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रेनीज के आगे रखी जाती है कि आपके सामने अगर ये प्रॉब्लम आ जाती तो आप कैसे रिएक्ट करते। किसी बिजनेस फर्म में कोई अगर परेशानी आई, कोई उसमें रियल प्रॉब्लम आई, तो उसकी केस स्टडी बना के ट्रेनीज को दी जाती है कि आप अगर सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। फिर उन्हें बताया जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस सिचुएशन में क्या किया था। फिर वो कंपेयर करते हैं कि हाँ, हमने अपना दिमाग ऐसे चलाया, ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे चलाया। तो आप कंपेयर करके आप ये पता लगाते हो कि आपकी कहाँ कमी रह गई थी, तो इस हिसाब से आप उसे इंप्रूव करते हो अपने सोल्यूशन को। ऑलराइट। नेक्स्ट इज कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग में क्या होता है, एक तरह से एक कंप्यूटर की हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है। एक कंप्यूटर की हमने प्रोग्रामिंग करी, और प्रोग्रामिंग इस तरीके से करी कि हमने उसमें एक सपोज एक डमी कंपनी बना दी। ठीक है। हमें किसी एम्प्लॉय को, किसी ट्रेनिंग को काम सिखाना है, और हमने उसके लिए कंप्यूटर के अंदर एक डमी कंपनी बना दी, और वो उस डमी कंपनी के अंदर अपना सारा काम सीखेगा। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उसको एक रियल कंपनी जो हमारा क्लाइंट है उसका डेटा दे देंगे, तो हमें डर है कल को वो डेटा खराब ना कर दे या कोई गलत ट्रांजैक्शन ना कर दे। ठीक है। तो उस तरह की गलती से बचने के लिए हम एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग कर देते हैं, और उसके अंदर एक डमी कंपनी बना देंगे, मतलब रियल एकदम असली जैसी लगेगी उसको, और वो उसमें काम करेगा। कोई अगर गलती कर भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा उसमें। ठीक है। नेक्स्ट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या होता है, एम्प्लॉइज लर्न देयर जॉब्स ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग। जो इक्विपमेंट्स उन्हें कल को इस्तेमाल करने हैं अपनी जॉब में, उन्हीं इक्विपमेंट्स पर वो अपना सारा काम सीखते हैं। बट जो वो काम सीखते हैं, ऑल दिस इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर। सपोज एक फैक्ट्री में वो मतलब उनको काम करना है, तो जिस इक्विपमेंट पे वो काम करना है उसी इक्विपमेंट पे वो काम सीखते हैं, बट एक्चुअल फैक्ट्री का जो फ्लोर है वहां पे नहीं सीखते, कहीं और कहीं और सिखाया जाएगा उनको वो काम। ऐसे नहीं कि फैक्ट्री के फ्लोर पे सीखेंगे।
तो इस मेथड को बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। लास्टली द सिक्स्थ पॉइंट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है अपने ट्रेनी को, उसको आप ब्रेक कर दो मीनिंगफुल यूनिट्स में, ठीक है, और उन्हें आप अरेंज कर दो एक ऑर्डर में, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सपोज मैंने इतनी इंफॉर्मेशन देनी है उसको, तो मैं उसको ब्रेक कर दूंगा और ब्रेक करके उसे मीनिंगफुल यूनिट्स में बना दूंगा और उसे एक ऐसे सीक्वेंस में अरेंज करूंगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। मैं अपने ट्रेनिंग को पहले सिंपल वाली चीज बताऊंगा, फिर एक लेवल ऊपर, फिर 3, 4, 5, 6 करते करते मैं उसको 10 पे ले जाऊंगा। तो पूरी इंफॉर्मेशन को ब्रेक करना मीनिंगफुल यूनिट्स में और उसको अरेंज करना एक लॉजिकल और सिक्वेंशियल ऑर्डर में, फॉर एग्जांपल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और फिर सामने वाले को समझाना। तो इस पूरे मेथड को बोलते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ऑल राइट, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड डू रिवाइज दिस अगेन एंड अगेन, यू कैन वॉच दिस लेक्चर और इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यू डोंट नीड टू गो थ्रू द एनसीईआरटी, डोंट नीड टू रीड इट अगेन एंड अगेन। आप बस ये वीडियो बार बार अगर आप सुन लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑल राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।